गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वी आर डिस्कसिंग अबाउट जो रिवीजन थ्रू एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसी चीज़ को हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले 14 नवंबर 2022 के हैं। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द, देखो ये अपराइजिंग हुई थी 1946 की, उससे रिलेटेड है। नाम है अपराइजिंग का पूनापारा वायलार अपराइजिंग। ओके, इसके बारे में पहले थोड़ी सी बातें जानते हैं। जो ये अपराइजिंग हुई थी वो तेलंगाना वाला पार्ट, आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाले पार्ट के अंदर हुई थी। और ये था क्या, बेसिकली कम्युनिस्ट मूवमेंट थी। 1946 में ये हैपन हुआ था। और ये मिलिटेंट कम्युनिस्ट मूवमेंट 1946 अगेंस्ट जो उस वक्त की सरकार हुआ करती थी, या ब्रिटिश सरकार कहा जा सकता है, कब हुई थी तो 1946 के अंदर। इतनी ही इन्फॉर्मेशन मोर देन सफिशिएंट है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। बट ये पूछ लिया जाता है कि ये किस महीने के अंदर और किस ईयर में हुई थी मूवमेंट, तो उससे के लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एनीवे, let's see, it was the first satyagraha movement led by Mahatma Gandhi. No, it is चंपारण, that is led by the गांधी जी। अगर हम केरला स्पेसिफिकली बात करें कि केरला में तिरुवनकोर का राज्य हुआ करता था, उसमें वैकोम जो सत्याग्रह है वो इसके साथ रिलेट कर सकते हो, जहाँ पे महात्मा गांधी जी इनडायरेक्टली वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। तो कुछ टाइम के लिए जाते हैं, फिर बाद में दिल्ली वापस आ जाते हैं। तो फर्स्ट इज नॉट करेक्ट। सेकंड की बात करते हैं, इट वॉज मोस्टली अ पैसिव एंड नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट कैंपेन, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि कम्युनिस्ट मूवमेंट हुआ करती थी, अगेंस्ट द स्टेट हुआ करती थी, तो कहीं ना कहीं गोरिल्ला वारफेयर का वो यूज़ करते थे। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अबाउट द पूनापारा वायलार अपराइजिंग, इट वाज मिलिटेंट कम्युनिस्ट मूवमेंट इन 1946 इन प्रिंसली स्टेट ऑफ त्रवणकोर, ब्रिटिश इंडिया, अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के जो हुआ करते थे सीपी रामास्वामी अय्यर एंड द स्टेट। दिस वाज अ प्रॉपर स्ट्रगल अगेंस्ट द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट त्रवणकोर। मतलब मेन एम क्या था कि ये केरला को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते थे, उसके रिगार्डिंग त्रवणकोर के अंदर ये मूवमेंट होता है। और कास्ट रिलेटेड मूवमेंट देख लीजिए जो हमारी कंट्री में हुई है। फॉर एग्जाम्पल सत्यशोधक समाज की जो मूवमेंट है 1873 के अंदर हुई थी। कहाँ पे, महाराष्ट्र के अंदर। किसके द्वारा लीड की जा रही थी, ज्योतिबा फुले के द्वारा। इन्हीं से रिलेटेड याद रखना भीमराव अम्बेडकर का नाम, वो भी कहीं ना कहीं ऐसे ही मूवमेंट, मतलब कास्ट मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट द अरिपुरम मूवमेंट 1888 में कहाँ पे हुई थी, केरला के अंदर। श्री नारायण गुरु इसके साथ जुड़े हुए थे। 1888 की बात करें, श्री नारायण धर्म परिपालना योजना, जिसको SNDP के नाम से भी जानते हैं, 1902 से लेकर 1903 के अंदर हुई है। और इसको लीड कर रहे थे श्री नारायण गुरु, डॉक्टर पलपू एंड कुमारम अशान। ठीक है। नेक्स्ट द डिप्रेस्ड सोसाइटी मिशन 1906 का, बॉम्बे के अंदर VR शिंदे इसको लीड कर रहे थे, नॉट सो इम्पोर्टेंट। बट बहुजन समाज 1910 के अंदर, सतारा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर मुकुंदरा पाटिल इसको लीड कर रहे थे। और ये भी कहीं ना कहीं एक मूवमेंट थी अगेंस्ट कास्टिज्म। जस्टिस मूवमेंट 1915 से लेकर 16 तमिलनाडु के अंदर। उसी के साथ डिप्रेस्ड क्लास वेलफेयर इंस्टीट्यूट 1924 में बॉम्बे के अंदर। एंड कहाँ पे हुई थी, तो किसके द्वारा, तो भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, बॉम्बे के अंदर 1924 की बात की जा रही है। 1924 का सेशन भी याद रखिए, बेलगांव का सेशन, जहाँ पे लीड किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। एनीवे, नेक्स्ट सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ऑफ 1925 कहाँ पे हुई थी, तमिलनाडु के अंदर, मद्रास। और इसको हेड करे थे EV रामास्वामी नायकर परियार। ठीक है। नेक्स्ट द हरिजन सेवक समाज 1932 पुणे के अंदर, और इसको महात्मा गांधी ही लीड कर रहे थे। ओके। और कुछ ट्राइबल वो रिवोल्ट भी देखते हैं, जैसे चुआर मूवमेंट हुआ था, जगन्नाथ लीड थे, इसको लीड कर रहे थे। बिल्स का 1817 के अंदर, सेवा रमन इसमें ही लीडर थे। अग्रेरियन हार्डशिप को देखते हुए ये मूवमेंट हुए थे। होज की बात करें तो 1820 में ब्रिटिश ऑक्यूपेशन हो गया था सिंघभूम के अंदर। रामसोई 1828 इंपॉर्टेंट है। चित्तूर सिंह, प्रताप सिंह एंड दत्तरिया पट्टकर जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और ब्रिटिश रूल के खिलाफ था ये। कॉलेज की बात करें तो 1824, होज का 1820, रामसो 1822 और कॉलेज जो है 1824। डिसमेंटल ऑफ फॉरेस्ट, दैट इज द रीजन। होम की बात करोगे तो गोमधार कन्वर इसको लीड करते हैं ब्रिटिश ऑक्यूपेशन के खिलाफ। 1828 की में ये मूवमेंट हुई थी। खासी 1829 से 32, तीरथ सिंह इसको लीड करते हैं ब्रिटिश ऑक्यूपेशन। कोल की बात करें तो 1831-32, बुद्ध भगत जो है यहाँ पे लीड करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट, क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है लैंड ट्रांसफर से रिलेटेड यहाँ पे ये मूवमेंट होती है। संताल की बात करोगे, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, 1855 से लेकर 1856, इसको लीड करते हैं सिद्धू एंड कानू और ब्रिटिश रूल के खिलाफ। नायकड़ा मूवमेंट थी 1858 में, रूप सिंह इसको लीड करते हैं। धर्म समाज अगेंस्ट द जोरिया भगत ऑन द ग्रेजिंग एंड द टिम्बर से रिलेटेड मूवमेंट हुआ करती थी। भुयान एंड जुआंग 1867 से लेकर 68, रतन नायक इसको लीड करते हैं। जुआंग 1891 में। कच्छ नाग 1882, संबोधन मुंडा की बात करें 1899, और बिरसा मुंडा यहाँ पे लीड करते हैं। इनका गाँव से नाम है इनका उलगुगाम, जिसको धरती आबा के नाम से भी जानते थे, न्यूज़ में भी हुआ करते थे। एनीवे, क्योंकि हम 15 नवंबर जो है, जो स्थापना दिवस भी होता है झारखंड का, वो किसकी जन्म तिथि है, दैट इज नथिंग बट दैट बिरसा मुंडा।
भील की बात करते हैं 1913 गोविंद गुरु एंड टेम्परेंस एंड द प्योरिफिकेशन मूवमेंट हुआ करती थी। ओरान की बात करें 1914 जतरा भगत एंड अदर भगत इसको लीड करता है, रिलीजियस रीजन की वजह से ये हुई थी। चेंचूस 1921 to 22 ब्रिटिश कंट्रोल ऑफ फॉरेस्ट। कोयाज 1922 to 24 हलूरी सीतावन राजू ब्रिटिश रूलर हुआ करते थे, को ये लीड करता है। और याद रखिएगा गोदावरी के अंदर, ईस्टर्न गोदावरी के अंदर इनसे रिलेटेड एक प्रतिमा का आवरण किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सी मूवमेंट? कोयाज या फिर अम्पाज मूवमेंट। ओके, कौन कर लीड करते हैं? तो अल्लूरी सीतारमन राजू। ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट 1822, क्योंकि अभी हम किस शताब्दी में 2023, तो कहीं ना कहीं ये टाइम पीरियड इसी के अंदर में आ जाता है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है इस साल के लिए। नागा की बात करें 1932 और इसको लीड करती है रानी गैडेन। और ये पहली बार होता है कि जो ट्राइबल डायरेक्टली मतलब नॉर्थ ईस्ट के वो कन्फ्लिक्ट में आते हैं ब्रिटिश। एनीवे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के बारे में। सी, जो ये स्कूल है ना, कहाँ पे बनाए जाते हैं और क्या से स्कूल है? एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल पहली बात है ट्राइबल एरिया में बनाए जाते हैं। ट्राइबल एरिया या तो पॉपुलेशन उसकी 20,000, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 20,000 से प्लस पॉपुलेशन, पहली बात। तो सेकंड क्राइटेरिया 50% जो पॉपुलेशन अगर वहाँ पे ट्राइबल है तो वहाँ पे एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बनाए जाएंगे, मतलब ये वहाँ पे रेसिडेंशियल स्कूल होगा। और कौन कौन से रेसिडेंट स्कूल के लिए स्कीम चली? जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय जो रूरल डेवलपमेंट के लिए है, मतलब रूरल एरिया में रेसिडेंशियल स्कूल है बच्चों के लिए। यहाँ पे बेस्ट टैलेंट को खींचने की कोशिश की जाती है। उसी तरीके से आपका कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, वो भी रूरल एरिया के लिए है, लेकिन यहाँ पे गर्ल्स पार्टिसिपेट। तो ये दोनों रेसिडेंशियल स्कीम है, ठीक है। उसी तरीके से ट्राइबल पीपल के लिए है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, और इसका क्राइटेरिया मैंने बता दिया। पॉपुलेशन अगर 50% से ज़्यादा ट्राइबल है या 20,000 से ज़्यादा अगर पॉपुलेशन वहाँ पे पाई जाती है तो वहाँ पे एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल खोले जाएंगे। ओके, अभी बजट के अंदर इसकी कुछ बातें भी बोली गई हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 38,000 को हम यहाँ पे रिक्रूट करेंगे। और ये जो स्कूल होते हैं ना, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंडर जो है एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं। और जो ये स्कीम है 1997 से लेके 1998 में स्टार्ट की गई थी। और इसमें होता क्या है, जो फंड आता है यहाँ पे आर्टिकल 275 के अंदर जो पैसा दिया जाता है उसी फंड का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे ये स्कूल्स वगैरह का निर्माण करते हैं। अच्छा, क्राइटेरिया मैंने बता दिया। और जो स्कूल होते हैं क्लास 6 से लेके 8 तक होते हैं, 12 तक होते हैं। मैं दोबारा बताती हूँ। पहली बात तो याद रखिए, एकलव्य जो रेसिडेंशियल स्कूल है वो ट्राइबल लोगों के लिए। ट्राइबल पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए? तो याद रखिएगा दैट इज़ 50% अगर ट्राइबल पॉपुलेशन वहाँ पे रहती है टोटल डिस्ट्रिक्ट की, और 20,000 से ज़्यादा लोग अगर वहाँ पे रहते हैं तो ये स्कूल बनाए जाएंगे। ये स्कूल रेसिडेंशियल टाइप ऑफ स्कूल होते हैं। इसको जो मॉनिटर करता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर करती है। जो इसको स्कूल को बनाने के लिए जो फंड आते हैं वो आर्टिकल 275 के तहत जो ग्रांट दी जाती है उसके तहत आते हैं, 275 क्लोज 1। और ये जो स्कूल होते हैं 6th से लेकर 12th क्लास तक के लिए होते हैं, ठीक है। अब लेट्स सी द क्वेश्चन है, अब शायद आप इसको कर पाएंगे। इट वॉज एन इनिशिएटिव द टाटा ट्रस्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्पार्ट क्वालिटी एजुकेशन टू द एसटी चिल्ड्रन इन रिमोट एरिया। स्टेटमेंट सही नहीं, क्यों? क्योंकि ये जो है मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर जो है इसको एडमिनिस्टर करके चलती है, तो इस वजह से गलत है। द स्कूल फोकस नॉट ओनली ऑन एकेडमिक एजुकेशन बट एन ऑल द डेवलपमेंट ऑफ द स्कूल क्लास के 12th। तो ये डेट इज़ करेक्ट। तो ओवरऑल डेवलपमेंट की यहाँ बात की जाती है। देखो रेसिडेंशियल स्कूल है तो खाना वगैरह भी वहीं पर दिया जाएगा, तो कोशिश की जाती है कि अच्छा खाना उनको दिया जा सके। एक बार आप यहाँ पे पढ़िएगा, वही चीज़ें जो मैंने अभी बताई है वही यहाँ पे बताने की कोशिश की गई। एनीवे, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सी, 9th शेड्यूल से रिलेटेड क्या क्या बात पता होनी चाहिए। 9th शेड्यूल को ऐड कब किया गया था? पहले यह बात याद रखना, शंकरी प्रसाद का केस 1951 में, जब एक फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसका किया गया था। जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1951 में, उसको उसकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए शंकरी प्रसाद केस आया था। लेकिन पहले अमेंडमेंट में क्या क्या चीज़ चेंज हुए थे? पहली जो चीज़ चेंज हुई थी that is changes into Article 19(1) Clause F 9th Schedule of the Indian Constitution and reservation will be provided to the SC/ST community। तो 15 Clause 4 and 16 Clause 4 यहाँ पे ऐड किया गया था। तो ये था आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जब 9th शेड्यूल होता है तो 2007 के अंदर एक केस आता है किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास। एंड यहाँ से एक कोई केस निकल के आ जाता है IR कोई होलो केस वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु। एंड उसके अंदर कहा गया था कि 9th शेड्यूल के अंदर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। 9th शेड्यूल में होता क्या बेसिकली? 9th शेड्यूल वो शेड्यूल होता है अगर इसके अंदर कोई एक्ट चला जाता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, लेकिन इस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ठीक है।
ओके, इम्पोर्टेंटली आपको ये क्या याद रखना है कि अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर वो कहाँ कहाँ पे दिया गया है। अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर आर्टिकल 368 के तहत दिया जाता है। दो तरीके से या तीन तरीके से अमेंडमेंट हो सकते हैं। एक तो सिंपल मेजोरिटी से, दूसरा है आपका स्पेशल मेजोरिटी से, और तीसरा है आपका स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट उसको रेटिफाइड अगर करें। अगर फेडरल फीचर जहाँ पे क्वेश्चन में आ जाता है तो ये स्पेशल मतलब हाफ ऑफ द स्टेट ऑल्सो भी कंसिडर। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे चेंज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो स्पेशल मेजोरिटी हाफ ऑफ द स्टेट को रिकमेंड करना होता है, मतलब उससे रेटिफिकेशन करवानी होती है आर्टिकल 54, आर्टिकल 74 एंड 163 जहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में दिया होता है। चैप्टर 4 पार्ट 5 जहाँ पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के बारे में मेंशन है। आर्टिकल 368 किस तरीके से हम कॉन्स्टिट्यूशन को खुद से अमेंड कर सकते हैं। चैप्टर 1 पार्ट 11 तो ये पे लेजिस्लेटिव फंक्शन की बात की जाती है जो स्टेट को दिए जाते हैं ना, सेंट्रल स्टेट रिलेशन में। शेड्यूल 7 जहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड किया जाता है। एंड आर्टिकल 279 जहाँ पे बेसिकली जीएसटी काउंसिल की बात करते हैं। अगर इन चीज़ों में कुछ भी चेंज करना है तो यहाँ पे हाफ ऑफ द स्टेट शुड बी रेटिफाइड। आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल स्पेशल मेजोरिटी, और अगर स्पेशल मेजोरिटी की बात करोगे यहाँ पे अगर आपको फंडामेंटल राइट चेंज करना है, डीपीएसपी चेंज करना है, ठीक है, तो ये आपका स्पेशल मेजोरिटी से चेंज हो सकता है, तो ये भी याद रखिएगा। एनीवे अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो अभी इम्पोर्टेंट है। 7th देखिए 1956 में जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट है वो किया गया था। 9th की बात करते हैं 1960 में होता है। यहाँ पे इंडियन टेरिटरी को एडजस्ट किया गया था पाकिस्तान के साथ। बेसिकली ईस्ट पाकिस्तान की हम बात करें, ईस्ट पाकिस्तान इज नथिंग बट बांग्लादेश उस टाइम का। 10th की बात करते हैं 1961 के अंदर दादर नगर एंड हवेली इंक्लूडेड द इंडियन यूनियन एज अ टेरिटरी ओन एक्वाजिशन फ्रॉम पुर्तगाल। आर्टिकल मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 12 1961 गोवा डोमेन दीव को जो है यूनियन इंडिया का पार्ट बनाया गया था। 13 में नागालैंड से रिलेटेड जिसमें 371A जो है ऐड किया गया जहाँ पे स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है नागालैंड स्टेट को। आर्टिकल 14 जो है 1962 के अंदर पौडीचेरी इनकॉर्पोरेटेड इनटू इंडियन यूनियन आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ फ्रांस। ओके, तो मतलब पौडीचेरी से रिलेटेड आर्टिकल 21 यहाँ पे सिंधु का ऐड किया गया था। 26 की बात करें तो 1971 प्रीवी पर्स का जो कंसेप्ट है वो खत्म किया गया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट द 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यहाँ पे सिक्किम जो है इंडियन यूनियन का पार्ट बनता है। आर्टिकल 42 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नंबर 42 जो था इसमें फंडामेंटल ड्यूटी 4 आर्टिकल हमारे फंडामेंटल डीपीएसपी के अंदर ऐड किए गए थे और फंडामेंटल राइट परहैप्स चेंज नहीं हुआ था उस वक्त, ठीक है। ओके, आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया था। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिससे 10th शेड्यूल भी ऐड किया गया है। 1985 की बात करते हैं डिफेक्शन टू अनदर पार्टी आफ्टर इलेक्शन मेड इलीगल। 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वोटिंग एज को रिड्यूस किया गया था। 71 के अंदर कोंकणी मणिपुर नेपाली को ऐड किया गया, मतलब 3 लैंग्वेज यहाँ पे ऐड की गई थी 8 शेड्यूल के अंदर। 73 की बात करें तो 1993 पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को ऐड किया गया था पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 74 में नगर पालिका या म्यूनसिपलिटीज को ऐड किया गया था। 86 में जो है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात की जाती है। 92 में 2003 बोडो डोगरी सिंथाली मैथिली को ऐड किया गया था। और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 8, 23, 45, 62, 79 एंड 55 देखिए, ये एक्सटेंशन किया गया था SC/ST के रिजर्वेशन से रिलेटेड जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ ऐड किए थे 15 क्लॉज 4 एंड 16 क्लॉज 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 96 में जो है उड़िया का नाम चेंज किया गया था। 42 कॉन्स्टिट्यूशन को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं क्योंकि बहुत सारे चेंजेस के द्वारा किए गए। ओके, फैक्ट जानते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, नए शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ, तो पहला ही था, तो जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे इनको ऐड किया गया था। तो कुछ बातें जो मैंने बताई प्लीज़ मेक श्योर आप इसको याद रखिएगा। आगे दोबारा से कभी क्वेश्चन आया तो इसी तरीके से हम आगे भी रिवाइज करेंगे। एनीवे द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एडेड थ्रू द 9th schedule to it was introduced by the Nehru government 10th May 1951 and addresses the judicial discussion and pronouncement especially chapter of the fundamental right। anyway आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लाइन द 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज करेक्ट कि पार्लियामेंट किसी भी लॉ को जो है 9th शेड्यूल में रख सकती है। द वैलिडिटी ऑफ लॉ पास्ड इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन बाय एनी कोर्ट, तो ये मैंने बता दिया, ये ऐसा अब पॉसिबल नहीं है। पहले रखा तो इसी वजह से इस पूरा शेड्यूल बनाया गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आई और कुहेलो केस वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के बाद तो ये अब गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट यहाँ पे सही है, सिर्फ ये स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो जो इनफ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुकी हूँ, बाकी आप देखिएगा इसको। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट डे कब मनाते हैं, तो 10 दिसंबर को हम मनाते हैं। तो इसके बारे में याद रखिएगा, इसमें जो है 47 मेंबर बॉडी है और 3 साल तक में इसका इलेक्शन होता है, मतलब हर 3 साल बाद में। यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, इसका काम है प्रमोट करना क्या, ब्रदरहुड को, फ्रेटर्निटी को अमंग द पीपल, और इसका जो हेडक्वार्टर है सेक्रेटेरिएट व जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। इतनी इन्फॉर्मेशन है, इस क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं। इट वाज द यूनाइटेड नेशन बॉडी हुज मिशन इज टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट अराउंड द वर्ल्ड। क्या स्टेटमेंट सही है, तो दैट इज करेक्ट। इसका जो काउंसिल के जो मेंबर 67 मेंबर नहीं, इट इज़ नॉट 67 बट 47, तो दैट इज इनकरेक्ट। द हेडक्वार्टर जो है यूनाइटेड नेशन का जेनेवा
स्विट्जरलैंड के लाई करते हैं, डेट इज़ करेक्ट। तो फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में पूछा जाता है। देखो ये एनजीओ वगैरह को जो फॉरेन फंडिंग होती है उसको डील करने के लिए ये एक्ट लेकर आया गया 2010 में। इसमें अमेंडमेंट हुआ था, सबसे पहले 1976 में आया था। इसमें होता क्या है कि जो भी एनजीओ हमारी कंट्री के अंदर रजिस्टर्ड है तो उनको जो भी बाहर से पैसा अगर लेना होता है तो कौन कौन सी रेगुलेशन को फेस करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल एसबीआई के अंदर उनका अकाउंट होना है, सिर्फ एसबीआई को ही यहाँ पे अथराइज़ किया गया है इसके लिए। और सेकेंड इज़ हर 5 साल के बाद रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। और ये पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज है वो एमएचए के अंडर डील होती है। और एनुअल फाइल रिटर्न भी करना होता है, ठीक है। तो लेट्स सी कि इसके बारे में क्या क्या स्टेटमेंट दे रखे हैं। द फकरा एक्ट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नो, इट इज़ नॉट द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बट द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ठीक है। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, तो भी आपका आंसर निकल है। एनीवे द फकरा रिक्वायर एवरी पर्सन और एनजीओ विशिंग टू रिसीव फॉरेन डोनेशन टू बी, मतलब अगर किसी भी एनजीओ को अगर फॉरेन फंडिंग चाहिए तो फकरा के अंडर वो जो है रजिस्टर करवाएगा, डेट इज़ करेक्ट। टू ओपन अ बैंक अकाउंट सिर्फ एसबीआई को अथराइज़ किया गया। उसी तरीके से याद रखिए जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वहाँ पे भी एसबीआई को ही अथराइज़ किया गया। तो थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। द रिसीव ऑफ द फॉरेन फंड आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फाइल एनुअल रिटर्न करना पड़ता है, डेट इज़ करेक्ट। हर 5 साल में अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको दोबारा से रिन्यू भी कराना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी ऑफ एक्ट ऑफ 2013, ठीक है। इसमें एक होता क्या बेसिकली 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन आर कवर्ड। एंड जो ये पूरा वो बनाया जाता है ना, मतलब राशन कार्ड जो बनाया जाता है ये उनको होता है जिनमें जो मतलब जो एल्डेस्ट गर्ल 18 साल से अबव हो उनके नाम पे ये बनाया जाता है। और इससे रिलेटेड और फैक्ट याद रखना, इसमें किस किस को खाना दिया जाता है बेसिकली 6 से लेकर 6 साल तक के अगर बच्चे हैं, 6 महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चे हैं और लैक्टेटिंग मदर है या प्रेग्नेंट वुमेन है, उनको जो है इसके अंदर खाना एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया जाता है 500 कैलोरी एक्स्ट्रा। और यू कैन से दैट 18 से लेकर 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो लेट्स सी अबाउट दिस। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना। द फैमिलीज कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ द बिलो पॉवर्टी लाइन ओनली आर एलिजिबल, नहीं, क्योंकि इसमें जनरल पॉपुलेशन को भी कवर किया जाता है। तो डेट इज़ नॉट करेक्ट, फर्स्ट इज नॉट करेक्ट। द एल्डेस्ट वुमेन इन हाउस होल्ड एट द एज ऑफ 18 और अबव शेल बी हेडेड द हाउस होल्ड फॉर द पर्पज ऑफ द इशुएंस ऑफ द राशन कार्ड, डेट इज करेक्ट। प्रेग्नेंट वुमेन लैक्टेटिंग मदर आर इंटेंडेड टू टेक होम रेशन ऑफ द 160, नहीं, ये कैलोरी का अमाउंट गलत है। 1600 ना होकर यहाँ पे 600 या 500 है पर डे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड फॉर 6 मंथ देर आफ्टर, डेट इज़ इनकरेक्ट। तो यहाँ पे सिर्फ सेकंड ऑप्शन सही है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। एक बार वैसे यहाँ पे पढ़िएगा, सिर्फ वही बात यहाँ पे बताई गई जो मैंने आपको बताई है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के बारे में पूछा जा रहा है। इट वाज क्रिएटेड इन 2018 अंडर द फाइनेंस एक्ट ऑफ 2016। क्या स्टेटमेंट सही है, तो ये आपको बताना है बेसिकली। एंड सेकंड स्टेटमेंट है इट मॉनिटर द कंप्लेंट्स द क्वालिटी ऑफ द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, तो आपको बताना कौन से यहाँ पे सही है। सी जब हम इसके रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 के तहत इसको रजिस्टर किया जाता है और ये फाइनेंस एक्ट ऑफ 2016 नहीं है, तो इस वजह से गलत है। नेशनल फाइनेंसिंग रेगुलेटिंग अथॉरिटी इट मॉनिटर द कंप्लेंट्स एंड द क्वालिटी ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, तो डेट इज करेक्ट। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। NFRA जो है 2018 के अंदर क्रिएट किया गया था कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 के। इट रिकमेंडेड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पॉलिसीज़ को जो है ये काउंट करता है। और याद रखिए कैग भी हमारी कंट्री का यही काम करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस जो है इनिशिएट किया गया है किसके द्वारा, याद रखिएगा इनमें से तो कोई नहीं है, ना AIB है, ना वर्ल्ड बैंक है, ना NDB है, बल्कि ये जो है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के द्वारा डेनमार्क एंड द ग्लोबल विंड काउंसिल का, तीनों का ये एक अलायंस है जो विंड एनर्जी को प्रमोट करते हैं। अगर हमारी कंट्री में देखें तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है सोलर से आती है, उसके बाद लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से आती है, उसके बाद विंड एनर्जी से आती है, उसके बाद बायोमास से आती है, उसके बाद न्यूक्लियर से आती है और लास्ट में जो है स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट से जो है बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और 60% जो है हमारे नॉन फॉसिल फ्यूल से एनर्जी आती है और हमारा जो टारगेट है 2047 तक जो हमें एनर्जी लेके आनी है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज से लेकर आनी है। और कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य हमारा 2070 तक का। 2047 क्यों चुना गया, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंस के 100 ईयर कंप्लीट हो रहे हैं। ओके आगे बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द डिपोजिशन ऑफ मीथेन हाइड्रेट। पहली बात तो मीथेन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखो। अगर हम ग्रीन हाउस गैसेज की बात करें तो कौन कौन सी गैस है। फॉर एग्जांपल वाटर से ज़्यादा करता है कार्बन डाइऑक्साइड CH4, और इसी मीथेन की हम बात करें, इसको हम जो है नेचुरल गैस के नाम से भी जानते हैं। और जो एक मोनेरा किंगडम के अंदर है ना, हाँ, मोनेरा किंगडम के अंदर 2 टाइप के बैक्टीरिया आते हैं, आर्ची बैक्टीरिया और दूसरे होते हैं केमियोसिंथेटिक बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया क्या करते हैं कि वो ऑक्सीजन के बिना ही अपना रिप्रोडक्शन और रेस्पिरेशन कर सकते हैं, और उन्हीं में से आते हैं आपके मिथेनोजेंस जो मीथेन को सिक्रेट करते हैं। और याद रखिएगा जो हमारा पैडी है वो भी मीथेन को सिक्रेट करता है, और एक जो रूमिनेंट टाइप के जो एनिमल होते हैं वो भी मीथेन को सिक्रेट करते हैं नेचुरली। तो और पैडी क्रॉप तो मैंने बता ही दिया। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ओजोन O3, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, दीज आर द गैस दैट आर इंक्लूडिंग द ग्रीन हाउस गैस। और क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर अगर हम बात करें तो कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, यू कैन सी है। पहली बात तो क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में जानते हैं। ये जो है UNFCCC का पार्ट है, कम इनटू फोर्स 2005 बाइंडिंग एग्रीमेंट है। इसमें 3 मैकेनिज्म है, CDM, इमिशन ट्रेडिंग, ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन। और जो गैस आती है CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पर फ्लोरोकार्बन, ठीक है, ये इन गैसेज को टैकल करते चलता है। अच्छा, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड फैक्ट है, डेट इज ओके। तो लेट्स सी अबाउट द थिंग्स देयर। ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम दिस डिपोजिट। तो मीथेन हाइड्रेट है क्या बेसिकली? हाइड्रेट की बात करोगे तो पानी मतलब जैसे टुंडा वाला रीजन हो गया, परमाफ्रोस्ट वाला रीजन हो गया, तो उनके नीचे जो मीथेन दबी हुई थी उसको ही मीथेन हाइड्रेट के नाम से जानते हैं। और जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो उसकी वजह से पानी जो है पिघल जाएगा और ये गैस जो है हमारे इन्वायरमेंट में आ जाएगी। तो डेट्स वाई it is the खतरा for the environment. Global warming might trigger the release of the methane gas from these deposits. That is correct. Large deposits of methane hydrate are found in Arctic and tundra region. That is the correct. Methane is the atmosphere oxidized to carbon dioxide after decade or 2. मतलब ये कहना चाह रहे हैं CH4 जो है CO2 में कन्वर्ट हो जाता है 10 सालों के बाद। क्या सही है? तो ये सही है, लेकिन इसका पोटेंशियल हाई माना जाता है। ये जो है ज़्यादा मतलब इसका थोड़ा सा अमाउंट जो है ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग करता है एज़ कम्पेयर टू CO2 का सेम अमाउंट में अगर हम लेते हैं। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है। लार्ज बट पॉली नोन एज मीथेन इज ट्रैप्ड इन द सेडिमेंट बेनेथ द सी लेवल एट लो टेम्परेचर। जो मीथेन हाइड्रेट है वो सी फ्लोर के अंदर स्टेबल रहती है, लेकिन बाद में जो है ये इन्वायरमेंट के अंदर आ जाएगा, जो बाद में 10 सालों या 20 सालों के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH4 में। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन यही दी गई है। ओके, जो इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है एक बार इसको हम रिवाइज कर ले रहे हैं। देखो, रामसर कन्वेंशन 1971, ये जो है वेटलैंड से रिलेटेड इसको वाटरफॉल कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। 1972 UNEP यहाँ पे रिजल्ट हुआ था, और 1972 के अंदर स्टॉकहोम के अंदर नैरोबी डिक्लेरेशन होता है जहाँ पे UNEP की स्थापना की जाती है। और साइट्स की बात करें तो 1973 वाशिंगटन कन्वेंशन लीगली बाइंडिंग है ये। और नेक्स्ट इज द वियना कन्वेंशन 1985, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, लेकिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लीगली बाइंडिंग है। सारे के सारे यूनाइटेड नेशन की कंट्री के द्वारा रेटिफाइड किया गया। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को कम करना इसका एक मेन एम रखा गया। 1987 में ये साइन हुआ था। उसी के बाद जो है 16 सितंबर को ओजोन डे भी हम मनाते हैं। ब्रूंटलैंड रिपोर्ट 1987 गिव द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड जो जोहान्सबर्ग के अंदर 2012 के अंदर जो मीटिंग हो रही थी उसके बाद SDG के जो गोल है वो लेकर आए थे हमारे सामने। 1992 का याद रखिए CB UNFCCC UNCCD यहाँ से निकल के आया एजेंडा 21 ये है 21st सेंचुरी के लिए एजेंडा है UNFCCC 1992। इसमें कोशिश की गई थी ग्रीन हाउस गैस को कम करने की। बोन जर्मनी के अंदर इसका सेक्रेटेरिएट है। CBD की बात करोगे इसके अंदर 2 प्रोटोकॉल हैं, कार्टिन प्रोटोकॉल एंड नगोया प्रोटोकॉल। और इसमें ये था कि हम सस्टेनेबल यूज़ करेंगे अपने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, शेयर करेंगे बेनिफिट वगैरह। तो ये डेट द पार्ट ऑफ नगोया प्रोटोकॉल। एंड IG टारगेट भी इसी के बाद ही रखे गए। रोटरडम कन्वेंशन 1998, इसमें जो है प्रायर कंसेंट ली जाएगी हैजार्डस केमिकल एंड पेस्टिसाइड को अगर हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं। बेसिकली कार्टिन प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से रिलेटेड 2000 में आए थे। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी फ्रॉम द पोटेंशियल रिस्क। स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 एलिमिनेट करना, रेस्ट्रिक्ट द प्रोडक्शन ऑफ यूज ऑफ द पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। एंड इसको डर्टी डजन के नाम से भी जानते हैं। रेड 2005 नेगोशिएटेड UNFCCC रेड वाज लॉन्च्ड इन 2008। इंडिया डिड नॉट पार्टिसिपेट इन इट, यू कैन सी हियर। लेट्स सी द नेक्स्ट देयर। Nagoya Protocol of 2010 access to genetic resource and fair equitable sharing of the benefit arising out of the biological diversity। सप्लीमेंट्री है CBD का। Rio +20 2012 के अंदर 10th एनिवर्सरी ऑफ द रियो अर्थ समिट 1992। हाँ, COP21 2015 क्लाइमेट चेंज से बात है। इसमें कोशिश की जाती है कि 1.5 डिग्री से ज़्यादा जो टेम्परेचर ना बढ़ा जाए, और 1.2 जो है ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, लेकिन बुक में हमारा 0.9 डिग्री ही आता है। तो ये भी आप याद रखना चाहे तो रख सकते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट पेज, ये काली 2016 रिड्यूस करना ओजोन लेयर डिप्लेशन को। 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ही ये जो है 2045 तक को हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को खत्म करना चाहते हैं बाय दिस एग्रीमेंट, बाय दिस वेंडिंग द थिंग। इगाली किस कंट्री की कैपिटल ये बता सकते हैं? तो युगांडा, रवांडा याद रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस। थैंक यू सो मच फॉर